हाँ, नमस्ते पवन जी। नमस्ते। मेरा लाइट ठीक है क्या? मुझे हाँ, पता नहीं। हाँ, ठीक है, ठीक है। ओके। सही है। तो मैं सोच रहा था कि अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। पिछली बार हमने किशन पटनायक जी पे बात की थी और हम्म। मुझे तो उनके बारे में काफ़ी कम मालूम था। आपसे बात करके उनके बारे में और जिज्ञासा बनी, उनके बारे में और पता चला। लेकिन इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मुझे लगा कि आज हमको बात करनी चाहिए नागराज जी पर। अग्रहार नागराज जी, जो कि अमरकंटक में रहते थे और जिन्होंने मध्यस्थ दर्शन का प्रतिपादन किया। और वे आपका उनके साथ करीब 10-15 साल का लंबा जुड़ाव रहा। वे आपके यहाँ भी हर साल आते थे, कई कई दिन रुकते थे। आप भी उनके यहाँ अमरकंटक कई बार गए। काफ़ी लंबी आपकी बातें हुई, चर्चाएं हुई। तो मुझे लगता है नागराज जी पे बात करते हैं और 2-3 सेशन बात करते हैं, क्योंकि शायद काफ़ी बातें होंगी करने के लिए। अ, नागराज जी से मेरा भी परिचय है, लेकिन वो जो परिचय है वो थोड़ा सा फॉर्मल परिचय है। मैंने उनको शिविर में सुना है, उनकी रिकॉर्डिंग सुनी है। आपका उनसे परिचय तो काफ़ी घनिष्ठ परिचय रहा, शिविर में भी रहा, शिविर के बाहर जो इनफॉर्मल बातें होती हैं या जो अ, ज़्यादा सहज बातें होती हैं, वो सब आपके साथ काफ़ी हुई। तो नागराज जी पे बात करते हैं, आराम से करते हैं, 2-3 सेशन लेते हैं। खूब बातें हैं मेरे ख्याल से करने के लिए। तो शुरू करते हैं। थोड़ा नागराज जी के बारे में आप बताइए, आपने उनके बारे में सबसे पहले कैसे सुना? आपकी उनके प्रति उत्सुकता कैसे शुरू हुई? यहाँ से शुरू करते हैं। नहीं, मैं कुछ लोगों के प्रति अपार कृतज्ञता मेरे मन में है और मुझे लगता है कि मैं जिस तरह से आज सोचता हूँ, चीजों को देखता हूँ, समाज को, दुनिया को, अपने आप को, उसमें 2-3 लोगों का बड़ा हाथ रहा है और उसमें एक नागराज जी का। तो उनके प्रति बहुत कृतज्ञता का भाव मेरे अंदर है, रहता है। नागराज जी का सबसे पहले परिचय की एक कहानी है। मैं दिल्ली गया हुआ था और धर्मपाल जी उस समय दिल्ली में थे और हम लोग की बात हुई थी कि हम लोग दिल्ली से साथ ही मसूरी आएंगे। वो गांधी पीस फाउंडेशन में शायद रुके हुए थे उस समय। तो मैं उनके कमरे में जब गया तो देखा वहां तो एक पूरा जमघट लगा हुआ था, गप्पे चल रही थी, 7-8 लोग बैठे थे। कुछ लोगों को मैं जानता था, कुछ को मैं नहीं जानता था। तो जैसे मैं कमरे में घुसा तो धर्मपाल जी ने कहा, आइए पवन जी। और फिर उन्होंने मेरा परिचय, बाकी जो लोग मुझे नहीं जानते थे उनको एक छोटा सा परिचय दिया कि पवन जी हैं, मसूरी में रहते हैं, शिक्षा का कुछ काम कर रहे हैं, प्रयोग धर्मी काम है, ऐसा कुछ बोला उन्होंने। तो वहां बैठे हुए एक सज्जन, मुझे ठीक से याद नहीं है वो कौन थे, पर मेरे समझ में नवज्योति सिंह थे। तो नवज्योति ने बात बात में ये कहा कि शिक्षा में तो 2 महत्वपूर्ण काम देश में हो रहे हैं। एक तो जीवन विद्या के नाम से कुछ मेरठ के आसपास बिजनौर में कुछ हो रहा है, और एक हितरुचि महाराज गुजरात में अहमदाबाद में कुछ कर रहे हैं। ऐसे ही उसने कैजुअली एक रिमार्क किया कि 2 काम हो रहे हैं जो देखने लायक हैं, बाकी तो सब पैचवर्क है। तो नवज्योति को मैं थोड़ा बहुत जानता था और ये भी मेरे मन में एक बात थी कि नवज्योति ऐसे ही नहीं बोलेगा, अगर वो बोल रहा है तो उस बात में कुछ दम होगा। तो बात कही मैंने, मेरे मन में स्टोर हो गई, खत्म हो गई बात। वापस हम लोग मसूरी आ गए। उस चर्चा के करीब 1 महीने के अंदर 2 लोग नौजवान, एक प्रवीण सिंह और एक शिव,
ये दो लोग हमारे घर आए अचानक मसूरी, और ऐसे ही मिलने आए हैं, सुना आप शिक्षा पे कुछ काम करते हैं, ये वो, अपना बस इतना ही कहा कि हम तो बिजनौर से आए हैं। और मैं बातों में लग गया उनके साथ, और धर्मपाल जी के ऊपर बातें हुई, शिक्षा के ऊपर बातें हुई। उसके बाद मैंने उनसे पूछा, आप लोग बिजनौर में कहाँ से आए हैं? तो उन्होंने कहा कि हम जीवन विद्या नाम से एक कार्यक्रम है, उससे जुड़े हुए हैं, और हम लोग भी एक स्कूल चलाते हैं बिजनौर में। तो मेरे कान थोड़े, मुझे याद आया कि ये अभी 1-1.5 महीने पहले तो इनकी बात हुई थी। तो मैंने कहा, आप लोग हमको समझाइए क्या करते हैं आप लोग, बताइए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि जो हम लोग हमारा जो दर्शन है उसके लिए तो आपको 1 हफ्ते का समय देना पड़ेगा, तब आपको बात समझ में आएगी। तो हमने कहा ठीक है, कैसे क्या करना होगा? बोले कुछ नहीं, आप 1 हफ्ते का समय। तो उसके कुछ समय बाद ही हमने उनसे बातचीत करके उनका 1 हफ्ते का वो शिविर लिया, पहला शिविर। और हम लोग उसमें 10-12 लोग ही बैठे, अपने टीम के ही लोग थे, सिद्ध के। और उसको जब मैंने सुना तो मुझे लगा कि भाई बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अंदर थी मेरे, और ये आर्टिकुलेशन कर रहे हैं उसका। हम उस तरह से आर्टिकुलेट नहीं कर पाए थे, ये आर्टिकुलेट कर रहे हैं, और बहुत सुंदर आर्टिकुलेशन है, बहुत फाइन डिस्टिंक्शंस है चीजों का। ये डिस्टिंक्शन की महिमा, ये भेद करने की जो महिमा है, समझ के स्तर पे इसका कितना महत्वपूर्ण रोल है, ये जीवन विद्या के उस शिविर में मुझे ये बात बिल्कुल स्पष्ट हुई कि जब आप किसी चीज को बहुत साफ सुथरा ठीक से कन्वे करना चाहते हैं, तो डिस्टिंक्शन की जो कला होती है कि चीजों को अलग अलग करके उसकी बारीकी में जाने की जो कला होती है, उससे बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कभी कभी। वो उस शिविर में हुआ, और मैं काफी उससे प्रसन्न हुआ। और फिर मैंने मन बनाया कि मैं इसको और थोड़ा गहराई में जाकर समझना पड़ेगा। थोड़ा मैं उसी के कुछ, थोड़ा सा यहाँ हाँ, एक मैं टोकना चाह रहा हूँ थोड़ा सा। एक तो आप अगर अपना एंगल बदल लें तो आपके चश्मे पे रिफ्लेक्शन पड़ रहा है थोड़ा सा। अच्छा, नहीं, थोड़ा मैं अपना चश्मा एंगल, ऐसा कर, थोड़ा एंगल बदल लें तो थोड़ा सा चश्मा, ऐसे टेढ़ा हो जाए, ऐसे या ऐसे हो जाए। अच्छा, ये तो अभी भी नहीं है ना? हाँ हाँ, अब ठीक है। हाँ हाँ अब ठीक है, पर हाँ ये हाँ, मैं, हाँ, तो ठीक। वो पीछे शायद एक वो कोई चीज है, वो खराब तो नहीं लग रही वो नहीं, ठीक है, स्टीमर? कोई नहीं। अच्छा, हाँ, हाँ, कुछ तो याद है क्या कि ऐसे क्या डिस्टिंक्शन थे शिविर में जो आपको अच्छे लगे, या ऐसा कुछ अभी याद नहीं है? अब जैसे बहुत सारे सुख और सुविधा का प्रभावित होना, प्रेरित होना, उसकी तो अब पूरी एक लिस्ट बना दी है, शब्द और अर्थ और ये। पर उसमें इसको बहुत ही, मतलब ये इसका जो प्रयोग है उस शिविर में, इस पे हम लोग बात अलग से कर सकते हैं, बहुत सारे थे। तो उसके कुछ दिन बाद मेरे को न्योता आया बिजनौर से कि साहब एक राष्ट्रीय सम्मेलन जीवन विद्या का हो रहा है और आप उसमें आइए। तो ठीक है, वो दिसंबर की बात है शायद, मैं या जनवरी की, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो हम लोग 5-7 लोग मसूरी से उस सम्मेलन में शामिल होने गए, और मुझे याद है कि ये हम लोग को मालूम था कि इसमें हमारी नागराज जी से मुलाकात होगी। और हम बिजनौर में उनके आश्रम, मुझे एकदम बहुत अच्छी तरह याद है, हम अपनी जीप में बैठ के जा रहे थे, और गांव की सड़कें थी, और दिन का समय था, 11-12 बजे होंगे, और हम 1 बजे होंगे, या ऐसे ही खाने के ठीक पहले की बात है। और गाड़ी से हम जा रहे हैं, और एक लंबा सा सांप हमारे जीप के आगे से क्रॉस करता है, एकदम चमकता हुआ, एकदम सिल्वर, एकदम चांदी चांदी के रंग का दिखाई दिया, था तो काला। और तो हम लोगों को बहुत खुश हुए कि देखो हम लोग नागराज जी से मिलने जा रहे हैं, और नागराज के पहले दर्शन हो गए। और फिर खैर वहां पहुंचे और गाड़ी लगाई, और फिर सबने कहा कि भाई चलिए चलिए, उधर खाना लग गया, आप लोग
उधर चलिए। तो उनके 2 परिसर हैं, तो हम लोग वहां से जाने लगे नागराज जी के ऐसा खाना खाने, और उधर से एक लंबा चौड़ा आदमी हट्टा कट्टा लुंगी पहने हुए और बनियान पहने हुए वहां से आ रहा है, और हम जा रहे हैं, और मेरी नजर उन पे पड़ी और वो मुझे देख रहे हैं, और बहुत मतलब जैसे कोई घूर घूर रहा हो, इस तरह से पैनी दृष्टि से वो मुझे देख रहे हैं। और मुझे लगा कि होंगे तो कुछ एक कोई ना कोई होंगे, लेकिन मैं थोड़ा जेपू किस्म का आदमी हूँ, तो मैंने कुछ मतलब चेष्टा नहीं की कि रुकूं, उनको प्रणाम करूं, उनसे पूछूं। फिर बहुत पास आ गए तो मैंने एक अटपटे ढंग से प्रणाम किया, और वो पगडंडी सी थी, उधर से निकल गए। वो मुझे देखते रहे। बाद में पता चला कि यही नागराज जी थे। फिर उनसे शाम को एक सभा थी, उसमें पता ही चल गया यही थे बाबा, उनको सब लोग बाबा कहते थे। वो बैठे हुए थे और उन्होंने हमको इशारा किया कि आओ बगल में बैठो। वहां जाके मैं बैठा। फिर उन्होंने कहा आप अपना कुछ परिचय दीजिए, बात रखिए। तो उसमें मैंने मेरी जो शिक्षा की समझ उस समय तक विकसित हुई थी उसकी बातें रखी, और उनको काफी वो अच्छी लगी वो बातें। दार्शनिक बातें नहीं थी, पर जो मेरा अपना अनुभव था वो उनको पसंद आया, और उन्होंने काफी उसके बाद में उसका जिक्र किया और वगैरह वगैरह। फिर रात को हमारी एक लंबी बैठक उनके साथ हुई, और मेरे मन में इस आदमी के प्रति एक आकर्षण पैदा हो गया था। वो जीवन विद्या के जो जो 1 हफ्ते का शिविर हुआ था उसमें बात तो छू ही गई थी। तो मैंने रात की बैठक में बात बात में, खाने के बाद हम लोग बैठे थे, और बात बात में मैंने कहा कि बाबा आप मसूरी आइए। तो उन्होंने कहा कब आना है? तो हम बोले जब आपको सुविधा हो आइए, इसी महीने आइए, अगले महीने आइए। तो उन्होंने कहा ठीक है, हो गया, मैं आऊंगा। हो गई हमारी बात। उसके बाद मुझे पता चला कि उनके जो इर्द गिर्द अनुयायी लोग थे, जो उनके करीबी थे, बाद में तो मेरे भी मित्र बन गए उनमें से बहुत। तो वो उनको कहे कि क्या आप कैसे आपने हाँ कर दिया 1 सेकंड में, न उनको जानते हो, न उनके, हम लोग भी नहीं जानते उसको ठीक से, और आपने हाँ कर दी ऐसे ही। तो इसमें थोड़ा सा मुझे बाद में पता चला कि काफी उन लोगों के मतलब थोड़ा लोग परेशान थे कि उन्होंने इतनी जल्दी हाँ कर दिया। खैर वो आए उसके बाद, और उसके बाद तो मेरे संग में कम से कम 4-5 बार तो आए ही हैं मसूरी, और हमारे कैंपस में रहे 10 दिन, मतलब पूरा शिविर उन्होंने 2-3 बार रहे, शिविर के दौरान रहे। उन्होंने शिविर नहीं लिया, बीच बीच में बात रखते थे सब। फिर एक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, उसमें वो थे। तो फिर तो लगातार हमारा भी अमरकंटक जाना होता था, और उनका भी आना होते रहता था मसूरी और केम्प्टी। तो ये सिलसिला चलते रहा, काफी दिन तक चला, और मैं काफी उनके नजदीक आ गया था। काफी अच्छी बातें होने लगी थी, और सबसे बढ़िया तो ये हुआ कि मैं जब पहली बार अमरकंटक गया, तो उस जाने के पहले मैं उनके जो वो थे ना सबसे प्रमुख लोग, उनसे तो बातचीत हो ही गई थी, एक तरह की मित्रता भी हो गई थी। उसमें गणेश बगड़िया थे, उसमें रण सिंह आर्य थे, उसमें सोम त्यागी थे। ये तीनों से थोड़ा बहुत साधन से भी, पर ज्यादा इन तीनों से हमारी मुलाकात ही नहीं, मतलब एक तरह की आत्मीयता भी हो गई थी। रण सिंह और गणेश जी से मैं काफी, मेरी मैत्री बहुत अच्छी हो गई थी। और रण सिंह और गणेश जी दोनों ही बहुत ही डिसिप्लिन्ड आदमी थे, बहुत ही डिसिप्लिन थे। मतलब क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे रहना है, कैसे सोना है, मतलब संयम और डिसिप्लिन, अनुशासन और डिसिप्लिन, संयम दोनों, मतलब कोई उनसे सीख सके ऐसे आदमी थे। बहुत नियम कायदे से रहने वाले, और बहुत स्पार्टन लिविंग जिसको कहते हैं, उस तरह के लोग। तो हुआ क्या कि मैं इसकी वजह से एक तस्वीर मेरी बन गई थी
बाबा के बारे में भी अनजाने में। तो जब मैं पहली बार अमरकंटक गया तो उस समय नागराज जी अमरकंटक में जो नर्मदा मैया का मंदिर है फेमस, उसके ठीक सामने एक धर्मशाला कहते थे, पर धर्मशाला नाम की ही थी, उसमें 4-5 कमरे थे और एक तरफ वो 2-3 कमरों में वो रहते थे और बहुत ही मतलब उसका मतलब बहुत ही मामूली कुटिया ही मान लीजिए उसको, उस तरह के में रहते थे। तो हम लोग वहाँ पे बगल के एक होटल में रुके और सुबह 7-1 बजे उनको पता चल गया कि मैं कॉफी का शौकीन हूँ और बाबा को भी कॉफी का बड़ा शौक था, तो वो हमको सुबह बुला लेते थे, हम लोग साथ कॉफी पीते थे, फिर हम चले। तो दिन भर सुबह 7, 7:30 से लेके रात को 10, 10:30, 11 बजे तक लगभग उन्हीं के घर में रहना। घर में क्या रहना, उनकी बैठक में रहना। बैठक माने 10 फुट बाय 10 फुट का वो कमरा होगा और उसमें एक पलंग लगा हुआ था जिसपे वो कभी लेट जाते थे, कभी बैठ जाते थे और 5-7 कुर्सियां इर्द गिर्द लगी होती थी। तो उसमें उनके साथ पूरा दिन भर रहना, वहीं पे नाश्ता भी करना, वहीं पे दिन का खाना भी खाना, वहीं पे रात का खाना खाना, वहीं पे चाय पीनी, सब कुछ वहीं पे, और फिर रात को आके सो जाना। तो हफ्ते भर हम रहे। तो मैं ये बताऊं कि हफ्ते भर में 7 या 21 तो बड़ा भोजन खाए, मतलब सुबह का नाश्ता, दिन का भोजन, रात का भोजन, ये तो बड़े हुए। उसके बीच में 2 बार चाय और कॉफी, माने 10-11 बजे चाय कॉफी, उसके साथ कुछ फल वूल आते थे, फिर 4 साढ़े 4 बजे फिर चाय कॉफी और उसके साथ कुछ छोटा मोटा नाश्ता। छोटा मोटा क्या, कभी समोसा होता था, कभी कचौड़ी होती थी, इस तरह की चीज आती। 7 दिन में 21 और 2 मिला ले तो 35। ये 35 मील्स मैंने जो उनके यहाँ खाए, एक भी मील रिपीट नहीं हुआ। माने अगर भोजन के समय लंच उनका कोई मामूली लंच नहीं होता था, और वो एकदम साधारण आदमी थे, कोई राजा महाराजा नहीं थे, साधारण आदमी थे, लेकिन लंच में माने चावल दाल की बात ही छोड़िए, पर वो जो सब्जी है, चटनी है, रायता है, दाल है, कढ़ी है, जो भी है, ये कम से कम 10-12 चीजें एक एक मील में। और फिर वो मुझे बताते थे, देखो पहले ये खाओ, फिर ये खाओ, और खाना इससे खत्म करो, इसमें हल्दी मिलाओ और फिर इसमें घी मिलाओ, वगैरह वगैरह। तो पूरा खाने का क्या सलीका होता है ये भी वो बताते थे। और बोल, अरे दो और खाओ, जम के खाओ। और दूसरी तरफ रण सिंह और गणेश बगड़िया, जो एकदम इस मामले में बिल्कुल विपरीत किसी को कहा जाए, तो ये लोग एक तरफ और बाबा दूसरी तरफ, मतलब जम के अच्छी तरह खाना और स्वाद लेके खाना। और वो खाने में कोई गड़बड़ नहीं था, गाना बहुत बढ़िया, स्वाद की दृष्टि से तो था ही, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बढ़िया खाना होता था, लेकिन जम के खाना। उसमें कोई वो नहीं कि घी मत खाओ तो तेल मत खाओ तो ये मत खाओ तो वो मत खाओ, एकदम जम के, कहीं बात ही नहीं इसकी। तो बोले जम के खाओ, जितनी भूख है उतना खाओ, और कॉफी पियो तो पियो बढ़िया, और बढ़िया कॉफी। खाने के शौकीन, ये मैंने मेरे को बहुत पसंद आई बात की ये आदमी इतना इसका दर्शन बेजोड़ है, पर ये पूरा जिसको कहते हैं ही लिव्स लाइफ टू द फुलेस्ट, यू नो, ये मुझे इंप्रेशन हुआ उनकी बातचीत में। दबंगई, यू नो, मतलब ताल ठोक के कि हमारे पास सब चीजों का, दुनिया में जितने प्रश्न है उसका जवाब मेरे पास है। और जिस तरह से उनका अदायगी थी, यू नो, ये अदायगी जो थी ना, गजब। मैंने कोई जिस कॉन्फिडेंस से वो बात करते थे, जिस आत्मविश्वास से बात करते थे, उसमें ये एरोगेंस नहीं था। ये एरोगेंस में तो बहुत लोग बात करते हैं, पर हमने उनमें कॉन्फिडेंस विदाउट एरोगेंस देखा। ये अब मैं ये डिस्टिंक्शन की बात कर रहा हूं, क्योंकि नॉर्मली जब हम बोलते बड़ा कॉन्फिडेंटली बात कर रहा है, तो आप 90% पाएंगे कि उसमें एक फुट कम या ज्यादा एरोगेंस का होता है। पर नागराज जी में एरोगेंस नहीं था, पर भरपूर आत्मविश्वास। यहाँ पे मैं, और सॉरी, आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं थोड़ा सा छूना चाह रहा हूँ। हाँ, एक्चुअली जैसा आपने डिस्क्राइब किया, मेरी पीढ़ी के जो नौजवान हैं और ख़ासतौर पे हम जो दिल्ली बम्बई में जो लोग हम पैदा हुए बड़े हुए,
ये थोड़ा हमारी कल्पना से बाहर बात बैठती है कि आप किसी के पास चले जाएं और 7, 8, 10 दिन रहें और मतलब वो खिलाए आपको, वो बात करे आपको, तो एक तो ये लगता है कि ऐसी क्या बात है जो 7 दिन में हो रही है, ऐसी मतलब 2-3 घंटे में हो जाए बात, फिर आदमी अपने घर जाए। और दूसरा कि ये मतलब सही शब्द नहीं है, लेकिन ये क्या आर्थिक व्यवस्था क्या है इस छोटे से शहर अमरकंटक की, शहर भी नहीं है, जहाँ इतना सिंपल रहने वाला आदमी, आपको और आप ही नहीं होंगे, आप और भी लोग आए होंगे जो 7-8 दिन रहे होंगे जिनको नागराज जी ने अच्छे से खिलाया होगा। तो ये क्या अर्थव्यवस्था है कि ऐसा कोई चार्ज नहीं किया होगा, चार्ज मतलब कोई ऑफर करेगा तो उसको डांट ही देंगे कि तुम क्या हमको मतलब भिखारी समझ रहे हो जो हमको पैसा दे रहे हो। तो अर्थव्यवस्था भी थोड़ी हमारे जनरेशन के लिए थोड़ी रोचक चीज है कि आदमी आपको होस्ट कर रहा है, खिला रहा है, और ये बातें जो खत्म ही नहीं हो रही है, हुई जा रही है। तो थोड़ा ये मतलब मेरे अपने पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस आदिलाबाद जाके हुआ, 6 महीने रहा, मतलब कभी भी ऐसा नहीं लगा कि किसी चीज की कमी है, खूब अच्छे से खाए पिए और बातें भी खूब, मतलब ऐसा कुछ वो नहीं लगा कि कम बातें, अब घर चलो। तो ये थोड़ा, इस पे थोड़ा सा बात कीजिए। देखो, बात का तो मतलब ये जो मामला है ना, ये तो बहुत पहले अपना क्लियर हो गया था। जब धर्मपाल जी से मुलाकात हुई थी तभी बातचीत में, मैं बहुत बातूनी आदमी नहीं हूं, इन द सेंस में बातें तो घंटों कर सकता हूं, लेकिन मैं हल्की फुल्की, जिसको गप गप होती है, मतलब आमतौर पे दोस्तों के बीच वाली गप बात कर रहा हूँ, वो मैं बहुत अधिक ज्यादा देर तक नहीं कर पाता हूँ। मैं उकता जाता हूँ। लेकिन ये एक कहीं से है कि मैं जब कोई सार्थक बात कर रहा हो और अपने को वो समझ आ रही हो, तो मैं घंटों सुन सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। लोग बोलते हैं कि साहब अटेंशन स्पैन 3 मिनट का होता है, 5 मिनट का होता है, 8 मिनट का होता है। मुझे इस बात से कभी भी मैं सहमत नहीं हो पाता हूँ, क्योंकि मेरा अपना अनुभव ये है कि मैं घंटों सुन सकता हूँ। मैंने नागराज जी को घंटों सुना है, मैंने धर्मपाल जी को घंटों सुना है, रविंद्र शर्मा को घंटों सुना है, रिम्पोछे जी को घंटों सुना है, बहुत सारे लोग हैं, मैं घंटों सुन सकता हूँ। ये तो कुछ नाम है जो मुझे अभी तुरंत याद आ रहे हैं, पर ऐसा नहीं कि यही, अगर, और मैं घंटों इंगेज भी हो सकता हूँ अगर कोई सार्थक बात हो तो ये तो कहीं पहले से रहा होगा। लेकिन एक हफ्ते में कोई बात रिपीट हुई हो, ऐसा मुझे नहीं लगता कि कभी लगा हो यार ये तो हो चुका है, ये फिर दोबारा क्यों हो रही है बात। हाँ, जो बात हुई उसको ये जरूर हुआ कि हाँ, कल आपने ये कहा था, इसमें एक चीज प्रश्न नया उठा है, और फिर उस बात को उस सेंस में आगे बढ़ाया जाए, ये तो हुआ। लेकिन रेपिटेशंस नहीं हुए। और दूसरा ये था कि मैं तो सिर्फ उनसे मिलने गया था, मैं उनसे कोई ज्ञान लेने या कोई विशेष आयोजन से मैं नहीं गया था। मैं, ये क्यूरियोसिटी थी कि ये आदमी क्या है, कैसे रहता है, क्या करता है। और मैं ज्यादा इस बात को देखता हूं कि उसका जो सामान्य जीवन है वो कैसा है। मतलब वो जो कह रहा है वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन उसकी और जो जीवन चल रहा है उसका, और जो रिश्ते हैं, नाते हैं, मिलना है, जुलना है, जो सामान्य जीवन है वो कैसा है। और उसमें मैं उनसे बहुत इम्प्रेस हुआ। वो मुझे अपने खेत ले गए दूसरे या तीसरे दिन, और जब खेत में खड़े थे और वो दिखा रहे थे, देखो वो बाउंड्री है, ऐसा है, हम यहाँ लगाते हैं, ये करते हैं। और मैं उनसे करीब 5-7, अनुराधा उनके पास थी, मेरी वाइफ, और मैं थोड़ा दूर खड़ा था, शायद मैं फोटो वोटो ले रहा था या कुछ कर रहा था। और मैं अचानक उस आदमी को देखता हूँ, लंबा लंबा चौड़ा, एकदम हट्टा कट्टा, लुंगी पहने हुए, और ऐसे उंगली करके दिखा रहा है अपने खेत को। और मैं बोले, तो ये तो किसान राजा लग रहा है यार, ये ऐसा ही राजा होना, अगर राजा होना चाहिए तो ऐसा राजा होना चाहिए। सडनली मुझे लगा, उस समय मेरी कल्पना होती थी ऋषि राजा क्या होते होंगे, और मुझे लगा ऐसे होते होंगे, एक दबंगई, आत्मविश्वास, कर्मठता, सामर्थ्य, सब कुछ उसमें एक साथ दिखाई दे रहा है। और चेहरे पे एक रौब, हाँ, शेर जैसा रौब। तो
नागराज जी की कई, ये जैसे मैं खाने वाली एक बात बताई, खाने के बारे में इतना जानते थे, और खाना कैसे खाया जाता है, कैसे पकाया जाता है, उसकी उसमें क्या गुण होते हैं, अच्छा स्वस्थ खाना क्या होता है, टेस्ट की बात उनसे कर सकते थे आप। मैंने उनसे संगीत के बारे में बात की, मैंने उनसे नृत्य के बारे में बात की, मैंने उनसे पोएट्री के बारे में बात की, मैंने उनसे राजनीति के बारे में बात की, मैंने उनसे गांधी जी के बारे में बात की, पाकिस्तान के बारे में बात की। कोई विषय ऐसा नहीं था जिसपे हम लोग की बात नहीं हुई हो। उनके बाकी चेलों से उनकी ऐसी बातें नहीं होती थी, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि वो लोग सिर्फ ज्ञान के लिए आते थे वहां पे। मैं इसका कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैं तो हर तरह की बात उनसे कर पाता था, एक सहजता। वो बीच बीच में मुझे पता है कैसे बोलते थे, बोलते फलाने फलाने बोलते थे। तो मैं ये कई बार तो मुझे समझ नहीं आया फलाने का क्या मतलब होता है। बाद में वो बोले कि जब साधु लोग घूमते हैं ना, आप लोग, कोई साधु मिलता है तो नाम तो जानते नहीं है, तो उसको फलाने बोलते हैं। ये साधुओं की भाषा है, कोड लैंग्वेज मान लो, कि एक दूसरे को संबोधन करने का एक तरीका है फलाने। तो मुझे कभी कभी बीच में फलाने बोलने लगते थे। तो बहुत मतलब इतना सहज व्यक्तित्व। हाँ, और इतना एक, मैं एक और किस्सा सुनाऊं उनका, तो ताकि थोड़ा उनके व्यक्तित्व का आपको झलक मिले। हाँ हम हाँ, बिल्कुल वहाँ बिल्कुल। एक सम्मेलन हो रहा था अमरकंटक में, और एक इंजीनियर साहब वहां आए, वो शायद गणेश जी के मित्र, जान पे जानीते थे। गणेश जी, गणेश बगड़िया जी ने उस दिन, मैं भी वहीं था, मेरे सामने ही नागराज जी को कहा कि बाबा मेरे एक दोस्त आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो आएंगे आपसे मिलने, आप मिल लीजिएगा, ऐसा उन्होंने कहा। बात खत्म हो गई। रात को 10 बजे हम लोग खा वा के उनके कमरे में बैठे हैं, इतने में एक सज्जन वहां आए, और उन्होंने, और हम और 2-3 लोग, हम लोग बाबा के साथ पलंग पे बैठे हुए गप्पे मार रहे थे। ये सज्जन आए और उन्होंने अपना परिचय दिया कि मुझे गणेश जी ने, मेरा नाम ये है, मुझे गणेश जी ने भेजा है, ऐसा कुछ उन्होंने कहा। कुर्सी पे बैठ गए। अब कमरा छोटा, मैंने पहले ही बताया, 10 बाई 10 का कमरा, कोई बहुत लंबा चौड़ा कमरा नहीं। हम और सब, जो भी आएगा, एक ही दरवाजा है, उससे घुसता है तो पहली नजर नागराज जी पे ही पड़ती है। वो आदमी बैठ गया, और बाबा ने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। तो मुझे थोड़ी देर बाद अटपटा लगने लगा। तो मैंने नागराज जी को कहा कि बाबा ये आए हैं और गणेश जी ने भेज के मित्र हैं। फिर उन्होंने मेरी बात सुनी और अपनी बात करते रहे, जो हम लोगों से हो रही थी उसका सिलसिला उन्होंने तोड़ा नहीं, उसको जारी रखा और करते रहे। 2-4 मिनट और हो गए, मुझे लगा, थोड़ा ऊंचा तो सुनते ही थे, तो मुझे लगा कि उन्होंने सुना ही नहीं दिया उनको। तो मैंने दोबारा कहा रोक के कि बाबा वो आए हैं, वो गणेश जी के। 2 या 3 बार मुझे टोकना पड़ा। फाइनली वो उनकी तरफ मुड़े और बोले, हाँ तो आपके आने का प्रयोजन, अब कोई नया आदमी को तुम, वो आपसे मिलने आ रहा है, और आप पहले तो ध्यान ही नहीं देते हो, और फिर आप उससे पूछते हो अच्छा आपके आने का प्रयोजन, तो वो आदमी तो एकदम, ही विल बी टेकन अबैक ना। तो वो भी, ही वाज आल्सो टेकन अबैक। तो वो, उसको समझ नहीं आया, बोला नहीं बस आपके दर्शन करने आया था। तो बाबा बोलते, दर्शन हो गए, नमस्कार। डिसमिस। बदतमीजी बोलोगे ना इसको तो। हाँ, मुझे भी लगा कि यार ये कोई बात है, ऐसे कोई किया जाता है। बाद में समझ में आया कि भाई हम लोगों से जो बात हो रही थी वो कुछ सार्थक बात हो रही थी, और ये आदमी क्यूरियोसिटी सीकर, ये नागराज जी को समझ में आ गया होगा, किसी भी तरह से समझ में आ गया था। तो वो टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते थे उस समय उसके साथ। तो उसको कोई मतलब ठीक, वो जो उनका एक शब्द था कि भाई सम्मान पूर्वक ढंग से मैंने बात की। तो आपके आने का प्रयोजन दर्शन था, दर्शन हो गए, नमस्कार। तो ही कुड बी वेरी रूथलेस ऑल्सो। हाँ, मतलब सामान्य जो व्यवहार में जो चलता है उसके हिसाब से अगर मैं कहूं तो दिस इज नॉट डन, पर वो ऐसा कर सकते थे। और दूसरी तरफ उनमें इतनी किस
प्रेम से खाना खिलाना, किस प्रेम से एक एक चीज को देखना, पूछना कि अच्छा वो कहाँ ठहरे हैं, कैसे ठहरे हैं, सब एक एक बात का ध्यान रखना, ये भी करते थे वो साथ में। तो मैंने तो उनकी आत्मीयता को बहुत नजदीक से महसूस किया है। और उनकी, मैं ये चीजों में नहीं पड़ता हूँ कि कई चीजों को अलग ढंग से देखना पड़ता है। जब आप किसी व्यक्ति को जान जाते हैं और आप, वो महत्वपूर्ण होता है, और वो उस समय उस सामयिक घटना जो होती है वो अगर उससे मेल नहीं खाए, तो जो आपका पुराना उसके बारे में विचार है व्यक्ति के बारे में, उसी को महत्व देना चाहिए। सामयिक घटना को बिना उसका संदर्भ समझे उसमें से निष्कर्ष निकालना, ये कभी कभी बहुत गड़बड़ हो जाती अच्छा, इसमें एक बात और फिर ये पूछना है आपसे, ये जैसे हम जैसे लोगों की जो ट्रेनिंग है उसमें हमको स्कूलों में कॉलेजों में सिखाया गया है कि जब आप किसी की बात सुने या किसी को पढ़ें तो आप शंका से शुरू कीजिए, आप ऐसे ही मत मान लीजिए, है ना। तो जैसे नागराज जी के बारे में पहली बात ये समझ में आती है कि उनको समाधि हुई है, तो हम जैसा आदमी समाधि पे शंका करते, समाधि क्या चीज़ होती है, कोई चीज़ होती है। और फिर उसी दृष्टि से फिर उनको भी सुनता है, उनसे भी मिलता है। तो आप जब उनसे मिले या उनके बारे में सुना, तो ये शंका से शुरू हुआ था या आप आपने एक विश्वास से शुरू किया, या अगर शंका से शुरू करते तो कुछ और नतीजा मिलता क्या? थोड़ा इस पे बात करनी चाहिए। ये हम जैसों के लिए, मेरे जैसे के लिए तो बहुत मुश्किल। जब मैं आदिलाबाद गया मुझे बहुत ट्रेन करना पड़ा अपने आप को, अपने मन को, कि मैं शंका से गुरु जी की बात, रविंद्र शर्मा जी की बात नहीं सुनूंगा। मैं इस आशय से उनकी बात नहीं सुनूंगा कि मुझे उनको कुछ, उनमें कुछ खोट ढूंढना है या कुछ बात उनकी पकड़नी है। मैंने बहुत अपने आप को ट्रेन कराया, तब जाके मैं आदिलाबाद में मुझे लगता है मैंने कुछ वहाँ सर्वाइव कर पाया। नहीं, ये बात तो सही है, बट और ये मैं नहीं कहूंगा कि मेरे साथ नहीं होता है, लेकिन इसे क्या है कि मॉडर्न आदमी तो शंका तो स्वभाव में आ ही गई है हम लोगों के, और उसके कारण है, वो जस्टिफाइड भी है। लेकिन मैं पिछले 30-35 साल से, जब से मैं शिक्षा का काम करने लगा हूँ, 89 से मान लो, तो मैंने एक चीज मेरे को बहुत जल्दी समझ में आ गई, और उसके पीछे का बैकग्राउंड भी तुमको बताऊं। वो समझ में इसलिए आई कि मेरे परिवार में लेफ्टिस्ट पॉलिटिक्स से मेरा बहुत आमना सामना पड़ा बचपन से, और वो भी कलकत्ते की लेफ्टिस्ट पॉलिटिक्स। उसमें और ये भी बात कहना चाहता हूं कि बच्चे बहुत कुछ एब्जॉर्ब करते हैं, भले ही वो आर्टिकुलेट ना कर पाए, वो बाद में आर्टिकुलेशन मिलता है उनको, लेकिन एब्जॉर्ब करते हैं। तो मैंने जो एब्जॉर्ब किया, वो ये एब्जॉर्ब किया कि ये जो लेफ्टिस्ट पॉलिटिक्स है और लेफ्टिज्म है, और बाद में उसको कहूं तो मॉडर्निटी कहूं, ये इसमें हिपोक्रेसी इज पैरामाउंट। हम लोग जो दिखाते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, और जो होते हैं, उसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। मतलब हम बहुत सारी लेफ्टिस्ट पॉलिटिक्स में और मॉडर्निटी में वैल्यूज की बहुत बात होती है पब्लिक स्पेस पे, फ्रीडम हो, राइट हो, इक्वालिटी हो, इत्यादि इत्यादि, इसकी बहुत बात होती है। बट ऑल दिस इज इन पब्लिक स्पेस। इंडिविजुअल पर्सनल लाइफ में आदमी बिल्कुल अलग तरह से जीता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो नॉन लेफ्टिस्ट, नॉन लिबरल बैकग्राउंड के लोग हैं उनके ये दुराव नहीं होगा, लेकिन इसमें तो बहुत ऑब्वियस है। तो मैंने एक चारित्रिक दोष के रूप में इसको देखा
बचपन से। और ये मतलब मेरे जो बाप का घर था, मेरे पिताजी का जो घर था, उसमें तो ये लेफ्टिस्ट माहौल था। और मेरी जो माँ का घर था उसमें जैन साधुओं का माहौल था। उसमें ये तेरापंथी जैन, मेरे नाना तेरापंथी जैन थे, तो वहां ये साधु लोग बहुत आते थे तेरापंथी। तो मेरे नाना के घर में वैल्यूज की बहुत बात होती थी, मोरालिटी की बहुत बात होती थी, नैतिकता की बहुत बात होती थी। और मैंने वहां पे एक दूसरी तरह की हिपोक्रेसी देखी कि वो बिजनेस में कुछ भी कर जाएंगे, लेकिन और उसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन एट द सेम टाइम पर्सनल लाइफ में जो नॉन पैसे को अगर हटा दो तो बाकी पर्सनल लाइफ में देयर इज, अगर वो मॉरलिटी की बात हो रही तो उसको प्रैक्टिस भी किया जा रहा है। बट व्हेन द मनी कम्स इनटू द पिक्चर तो वो गड़बड़ हो जाता है सारा। और इधर मैंने देखा कि जो पब्लिक स्पेस में जिस तरह की वैल्यूज की बात होती है, गरीबों की बात होती है, आदर्शों की बात होती है, प्राइवेट लाइफ में उसका खास लेना देना नहीं होता। किसी इंडिविजुअल का हो वो अलग बात है। जैसे मेरे अपने ताऊ जी की इंडिविजुअल लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो काफी वैसे ही रहते थे, बट ही नेवर वोर इट ऑन हिज स्लीव, इट वाज वेरी नेचुरल फॉर हिम। बट बाय एंड लार्ज आई फाउंड दैट चाहे वो सेक्स को लेके हो, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स को लेके हो, शराब, ज्योति बासु, हमारा तो चीफ मिनिस्टर 4 या 5 टर्म बंगाल का वो रहा, उसकी हर गर्मी की छुट्टी, जब वो चीफ मिनिस्टर थे तभी भी, चीफ मिनिस्टर नहीं थे तभी भी, इंग्लैंड में बीतती थी, लंदन में बीतती थी। 1.5 महीने 2 महीने वो स्वराज पॉल जो वहां के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनके वो गेस्ट होके जाते थे। वो बढ़िया से बढ़िया शराब पीते थे, बढ़िया से बढ़िया शराब, बढ़िया से बढ़िया कोइनियाक, और सारे जितने एरिस्टोक्रेसी के शौक थे वो उनके पास थे। लेकिन he was the communist idol, he was the communist this thing। और पूरी बात तो मेरे को कोई प्रॉब्लम इससे नहीं है, मैं ज्योति बासु पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं ये एक कैरेक्टर पे कमेंट कर रहा हूँ। और जो लेफ्टिज्म के सेक्सुअली जितने वो प्रॉमिस्कुअस हैं, या जैसे आपका पैसा लेके वो उड़ा देंगे और इट डजंट मैटर टू देम, इससे कोई मतलब ही नहीं है। झोला लेके चले लेंगे, लेकिन आपके पैसे का कुछ भी कर सकते हैं और उनको कहीं उसकी गिल्ट फीलिंग नहीं होगी कि उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया आपके साथ। तो उनकी वो अपने कॉज के लिए कुछ भी करें, दैट इज जस्टिफाइड। अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ भी करें, उससे कोई मतलब नहीं है। दिस इज व्हाट सेक्युलरिज्म इज ऑल अबाउट, द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक। तो ये मैंने लेफ्ट की हिपोक्रेसी बहुत नजदीक से देखी, बहुत नजदीक से देखा, और ये कुछ सेंस डेवलप हो गया। मैं आदमी को देख के आज भी बहुत जल्दी पहचान लेता हूं कि ये आदमी ईमानदार है कि नहीं है। मैं ईमानदार जब कह रहा हूं, मैं पैसे की ईमानदारी की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मैं इंटेलेक्चुअल ईमानदारी की बात कर रहा हूं, एक ऑथेंटिसिटी और इंटेग्रिटी की मैं बात कर रहा हूं। तो मैं हमेशा उन लोगों से अट्रैक्टेड हुआ, चाहे वो धर्मपाल हो, चाहे वो नागराज जी हो, चाहे वो किशन पटनायक हो, चाहे वो सैमडोंग रिम्पोचे हो, मैं उन लोगों से आकर्षित हुआ, उनके प्रति आकर्षिट हुआ जिनमें हमने वो पर्सनल इंटेग्रिटी, पर्सनल ऑथेंटिसिटी, एक सहजता पाई। ये नागराज जी में कूट कूट के भरा हुआ था, और सहजता भी जरूरी है। ऑथेंटिसिटी के साथ साथ सहजता। जैसे कई लोग होते हैं वो बहुत डिसिप्लिन, ये जैसे आपको आर्य समाज का एक कैरेक्टर मिलेगा, आर्य समाजी बहुत डिसिप्लिन, बहुत सात्विक, बहुत वैल्यूज से रहने वाला, पर सहज नहीं है, टेंस्ड है, होल पर्सनालिटी इज टेंस्ड। और वो प्रोजेक्ट करता है कि देखो मैं कितना मॉरल हूं, देखो मैं कितना सात्विक हूं, देखो मैं कितना नैतिक हूं। ये वो दिखा, उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो उसका प्रदर्शन भी करे, है, लेकिन प्रदर्शन भी करे, ये भी उसके लिए उतना ही जरूरी है। ये सहजता नहीं है। जो प्रदर्शन करने की जरूरत ही क्यों है, वो तो अपने आप जो होता है होने दो। ये सहजता मिसिंग हो जाती है। नागराज जी में वो सहजता थी,
और ये चीजें आप, ये जो तुमने एक और प्रश्न किया कि भाई आप हफ्ते भर रहे, जब तक आप समय नहीं देते ना किसी के साथ या किसी चीज को समझने में, आपको बात समझ थोड़ी बहुत समझ में आ जाएगी, लेकिन गहराई से समझ में आएगी नहीं। और मैं कोई प्लान करके नहीं गया था, मैं तो गया था हफ्ते भर 10 दिन रहेंगे आराम से, वो जल्दी क्या है, मेरे को एक दिन में जाना आना ऐसे भी पसंद नहीं है। पर जब तक आप समय नहीं देते किसी व्यक्ति को जिसको आपको समझना है और जिस बात को आपको समझना है, तो ये सिर्फ ऐसा इंटरव्यू स्टाइल में नहीं बात समझ में आने वाली है कि आपने 2 प्रश्न किए, 2 प्रश्नों का जवाब मिल गया और आपको लगा कि आप समझ गए। ये हो रहा है लेकिन इसमें कोई बनता है नहीं। आपको things sometimes they take time to sink in, and once they sink in, then new questions or new queries emerge. They cannot emerge. Time is one of the important factors here. आपका कितना भी शार्पनेस से मतलब नहीं है इसका, ये प्रोसेस ही ऐसा ही है कि आपको समय देना ही पड़ेगा चीजों को सिंक इन करने के लिए, और सिंक इन करने के बाद उसमें से जो निकले, एक किस्सा याद आ गया। जीवन विद्या का एक शिविर चल रहा था हमारे यहाँ मसूरी में, केम्प्टी में। मैंने बहुत परसुएट करके सैमडोंग रिम्पोचे को उसके लिए मनाया था। मेरे को बहुत झिझक भी हुई कि भाई ये आदमी दुनिया भर के फिलॉसफी को जानता है, हिंदू फिलॉसफी, बुद्धिस्ट फिलॉसफी, वेस्टर्न फिलॉसफी, और इतना विद्वान है और इसको मैं बुला रहा हूँ शिविर करने के लिए। मेरे को मन में एक झिझक थी, लेकिन मेरा मन था कि वो एक बार आए, देखें और उसके बाद उनके हम लोग उद्गार सुने। खैर, रिम्पोचे जी जो तिब्बती सरकार में जो प्राइम मिनिस्टर रहे पहले, हाँ, फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, 2 टर्म या 3 टर्म वो रहे, और बहुत विद्वान आदमी हैं और बहुत गहरे आदमी हैं। तो वो जब प्रधानमंत्री थे तभी की बात है, ये 2004 की बात है शायद। तो वो आए और मेरे कहने पे और एक हफ्ते वो उन्होंने पूरा शिविर अटेंड किया। दूसरे या तीसरे दिन शायद मैं बहुत झिझकते हुए मैं तो उनको अवॉइड करता था। मैं बोला कहीं वो बोलेंगे तुम यार कहाँ मेरे को ले आए, है ना, फंसा दिया तुमने। तो मैं अवॉइड कर रहा था उनको। तीसरे दिन मैं बोला ये तो ठीक नहीं है, तो मैं उनके पास गया और बहुत झिझकते हुए मैंने बोला रिम्पोचे जी सब ठीक चल रहा है ना? तो हंसे और बोले हाँ बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन ये आपकी शिक्षा ने क्या कर दिया? उन्होंने हमसे एक काउंटर क्वेश्चन पूछा, ये आपकी शिक्षा ने क्या कर दिया? तो मैं थोड़ा सा चौंका। मैं बोला मेरी शिक्षा ने क्या कर दिया मतलब? तो बोले हमारे यहाँ, हमारी परंपरा में हम पहले सुनते हैं, सुनने के बाद सुने हुए पे मनन करते हैं, मनन करने के बाद अगर कोई प्रश्न उठता है तब हम वो प्रश्न करते हैं। ये होता है प्रोसेस। पहले सुनना, फिर उसको सिंक इन होने देना, फिर उस पे मनन करना, मनन करने के बाद अगर कोई प्रश्न उठे तो उस प्रश्न को करना। तो उन्होंने कहा यहां तो जो लोग बैठे हैं वो सुनने के पहले प्रश्न कर रहे हैं, आप उनको थोड़ा रोकिए। मनन करने के बाद प्रश्न तो बहुत दूर की बात है, तो सुनने से पहले प्रश्न कर रहे हैं, ये आपकी शिक्षा ने क्या कर दिया? तो मैं ये बात का इशारा कर रहा हूं कि प्रोसेस ही है ये, और सुनने की कला भी हमारे यहाँ नहीं रही। हाँ वही, और शायद इसका कारण ये है कि क्योंकि मेरी ट्रेनिंग या हम जैसों की ट्रेनिंग शंका से शुरू करने की है, जिसको हम एक अच्छी चीज मानते हैं, और इसलिए फिर नहीं, प्रश्न आते ही हैं। देखिए, शंका से आप सुनेंगे तो आप सुनेंगे नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शंका करो या मत करो, मैं ये कह रहा हूं सुनने की कला में, ये कला के की पहली शर्त ये है कि आप बिल्कुल खुले दिमाग से सारे अपने पूर्वाग्रहों को साइड में रखते हुए आप दूसरे को सुने। दूसरे को क्या सुने? दूसरे के शब्दों के बियॉन्ड जाकर उसके अर्थ को सुनने की चेष्टा करें। वो क्या बोल रहा है, माने वो क्या शब्द इस्तेमाल कर रहा है, वो महत्वपूर्ण उतना नहीं है जितना कि वो शब्द के पीछे उसका क्या अर्थ है। उसको, उसके इंटेंशन को, उसके मीनिंग को
पकड़ने की हमारी चेष्टा होनी चाहिए। उसके बाद जब वो बात समझ में आई तब आप सहमति असहमति लाइए। अभी क्या हो गया, इसमें सब में गड़बड़ हो गया कि हम सुनते हैं और हमको लगता है हम समझ गए, तो समझने का मतलब है हम सहमत हो गए। नहीं, पहले आप दूसरे को समझिए उसके अर्थों में, आपके अर्थों में नहीं। उसके बाद निर्णय लीजिए कि आप सहमत है कि नहीं सहमत है। आप शंका से शुरू करेंगे तो आप उसको सुन ही नहीं पाएंगे। आपकी शंका उसमें फिल्टर के रूप में काम करेगी जो आपको सुनने नहीं देगी। आप अगर शंकालु भी हैं तो 1 मिनट अपनी शंका को अलग रखिए, कोई बहुत बड़ा समस्या नहीं हो जाएगी। उसको सुन लीजिए, सुनने के बाद शंका को ले आइए जो लाना है। ये एक कृष्णमूर्ति इस पे बहुत बात करते हैं, रिम्पोचे इस पे बहुत बात करते हैं। अब ये जो है, ये लोग शब्द और अर्थ में ही भेद नहीं करते। तो आपने कुछ कहा, आपने कहा, मान लो आपने कहा सम्मान, आपने कहा प्रेम, आपने कहा देशभक्ति, आपने कहा कोई भी ऐसा शब्द जो कि दृश्य जगत में नहीं दिखाया जा सकता। आपने कहा राम। हाँ, जो कि नॉन मटेरियल क्षेत्र का शब्द है। अब वो जो नॉन मटेरियल क्षेत्र का शब्द है, और ऐसे हजारों चीजें हैं ना, हमारी सारी फीलिंग्स हैं, वो नॉन मटेरियल सेंस में है। तो आप जब उन चीजों को आप कन्वे करना चाह रहे हो एक शब्द के मार्फत, तो ये दूसरा आदमी अपने अर्थ उस पे इंपोज करके सुनेगा तो बोलने वाले के अर्थ को नहीं पकड़ पाएगा। कम से कम इस प्रोसेस की, प्रक्रिया की होता कैसे ये तो समझ में आए उसको। गुंजाइश तो रखे कि मैं जो समझ रहा हूं वह हो सकता है वो वैसा ना हो, वो कुछ और बोल रहा हो। परंतु आज तो ये हो गया कि मैंने जो सुना, मैंने जो समझा, वही वो बोल रहा है। हाँ, और फिर जो दूसरी बात जो थी कि टाइम तो जरूरी है ना समझने के लिए। आपने हाँ, जो समझा पहले इंप्रेशन में, थोड़ा टाइम होगा, हाँ, सिंकिंग होगा, तो आपकी अपनी समझ जो है उसके बारे में वो बदलेगी। बिल्कुल। अगर आपने पहले इंप्रेशन को ही अपना फाइनल कंक्लूजन मान लिया और हम्म, चलो अब घर चलते हैं, हमने समझ गए जो समझना था, हम्म। तो हाँ, टाइम बिल्कुल जरूरी है। तो आप कहते हैं कि रिम्पोचे जी ने आपको कहा कि भाई थोड़ा अपने दोस्तों को बोलिए टाइम दीजिए, फिर? हाँ, मतलब इतना प्रश्न न करें। हमारी परंपरा में पहले सुना जाता है, फिर उस पर मनन किया जाता है, फिर अगर प्रश्न उठते हैं तो प्रश्न किया जाता है। और ये जो ट्रेनिंग हो गई है, जो तुम अभी अपने बोल रहे हो कि हम लोगों की, वो ट्रेनिंग बिना सुने, मतलब बिना सुने का मतलब है सुना तो है ही, लेकिन आपने अपने अर्थों को उस पर इम्पोज करके आप मान लिया आपने कि आप सुन लिए या आप समझ गए। तो बहुत बहुत इसमें एक धैर्य चाहिए। अगर आप गूढ़ बात, देखिए इंफॉर्मेशन का जमाना है, उसमें तो क्या समझना है और क्या नहीं समझना है, ठीक ही है। पर अगर नॉलेज की बात हो रही है, ज्ञान की बात हो रही है, कुछ गहरी बात हो रही है, विजडम की बात हो रही है, तो यू हैव टू गिव टाइम एंड यू हैव टू गो स्लो एंड यू हैव टू बी पेशेंट। इस पे एक कमेंट और करने का मेरा मन है एंड इस पे। एंड आई जस्ट वांट टू ऐड, यू आल्सो हैव टू हैव फेथ। हाँ, हमने शंका की बात की, in fact it's just exact opposite of that. You have to have faith in the other. If you don't have faith in the other, then don't listen. No, don't listen. Who's asking you to listen? आप शंका करके क्यों सुनने जाते हो? किस लिए सुनने जा रहे हो? आप अगर इतने शंकालु हो उसके प्रति, तो आप सुनने क्यों जा रहे हो? कोई जबरदस्ती है? मत सुनो। अगर सुनो तभी जब आपको सुनना है, उसको समझना है। आप क्या चीज किस लिए जा रहे हो? आप उसको प्रूव करने जा रहे हो कि तुम गलत हो, या तुम्हारी मजाक उड़ानी है, ये है उसके पीछे, या उसको समझना है? तो शंका तो समझना, it doesn't go together. In fact, it has to be with certain amount of faith and trust and respect. हाँ, बाद में जो भी हो, पर
begin with that. इसमें एक बात और मेरा करने का मन है, जैसा आपने कहा कि ये ज़माना इन्फॉर्मेशन का है, समझ से किसको क्या लेना देना। ये ज़माना एक्टिविज़्म का भी है और हम जैसे लोग कई बार एक्टिविज़्म के सेंटिमेंट को लेके जाते हैं लोगों को सुनने के लिए या उनसे बात करने के लिए। और मुझे लगता है ये एक्टिविज़्म का सेंटिमेंट भी बगल में रख के जाना चाहिए। उसको वापस आके दोबारा ओढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा इसमें आपको क्या लगता है, ये जो एक्टिविज़्म का सेंटिमेंट लेके हम जाते हैं किसी को सुनने के लिए, किसी से मिलने के लिए? मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूं व्हेन यू से कि एक्टिविज्म का सेंटिमेंट माने मतलब क्या? ये सेंटिमेंट है कि एक तो दुनिया को बदलना है और उसमें ये पूर्वाग्रह है कि दुनिया में ये गड़बड़ है और उसको ऐसे ठीक करना है और बहुत कन्विक्शन है इसके प्रति, इसमें कोई चालाकी नहीं है। मैं बहुत ईमानदारी से बिलीव करता हूँ कि दुनिया में ये गड़बड़ है और इस गड़बड़ को ठीक करना है और ये जिम्मेदारी है मेरी और मुझे अपना पूरा जीवन लगाना है। अब इस बोझ के साथ मैं जा रहा हूँ किसी को सुनने के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर मैं सारी बातें जो हैं वो इस चिंता से सुनूंगा कि इनकी बातें मेरे जो ये मिशन है लाइफ में, इससे कैसे बैठ रही है नहीं बैठ रही है, और नहीं बैठ रही है तो फिर मैं इस आदमी का क्या करूं जो मुझसे बात कर रहा है। अगर बैठ रही है तो फिर मैं इसका क्या उपयोग करूं अपने नहीं, एक्टिविज्म। मेरा प्रश्न ये है कि आपका कोई मिशन है, ऐसा तुम कह रहे हो कि आपका कोई मिशन है या आपने अपना एक पर्पस बना रखा है कि हमको दुनिया को बदलना है, फैला के ये करना है या वो, ठीक है। अब आप ये आदमी को मिलने क्यों जा रहे हो? आप उसके पीछे क्या है? तो उसको बदलना। मेरे दोस्त ने बोला कि जाके मिल के आओ, अच्छा आदमी है। तो मुझे लगा अच्छा जाके मिल के आते हैं, लेकिन मैं जहाँ भी जाता हूँ जिससे भी मिलता हूँ, मतलब आप किसी जब से मिलने मिलने जा में रहे हैं नहीं तो भी गया हूँ, किसी को ट्रेन में हाँ। मिल गया हूँ, किसी को बाजार में मिल गया हूँ, हम्म। ये मेरे मन में बोझ बैठा हुआ है कि मैं जब भी किसी से मिलूं तो ये आकलन करता रहूं कि मेरा जो मिशन है और इसकी जो बात है ये, मतलब अगर मेरी इसकी बात मेरे मिशन से नहीं बैठ रही है, इसका मतलब इसके पास कुछ है नहीं खास, या अगर इसका कुछ खास अच्छी बात भी है तो मैं उसको रिड्यूस कर रहा हूँ अपने मिशन में। उसके बातों के और जो पक्ष हैं, उनमें और जो बातें हैं, उनको फिर मैं, या तो वो पक्ष मेरे इनविजिबल ही है, मुझे दिख ही नहीं रहे वो पक्ष, या दिख रहे हैं तो मैं उनको ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा हूँ। तो ये तो कमी है उस इंडिविजुअल की। मतलब ये तो कोई इसका क्या इस पे क्या बात हो, ये तो एक कोई लिमिटेड इंडिविजुअल की बात तुम कर रहे हो कि ऐसा कोई है, लोग हैं, मतलब हाँ, उससे मैं कह रहा कुछ। हूँ कि ज़माना है एक्टिविज्म का, हाँ, हम सभी जो घोषित एक्टिविस्ट हैं वो भी और जो नहीं है वो भी कहीं ना कहीं दुनिया को बदलने के उनको लिए। आई थिंक थोड़ा नाम दे के मैं उससे कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा हूँ। अगर तुम किसी को ये एक्टिविज्म नाम दे रहे हो या एक्टिविस्ट बोल रहे हो, ये नहीं यार, ये कोई एक्टिविज्म नहीं है। आई मीन यू सी, मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ कि आज का जो नौजवान है, या नौजवान ही क्यों बोले, एवरी वन ऑफ अस, वी आर स्टक इन आवर ओन आइडेंटिटी। ये एक्टिविज्म नहीं, ये आइडेंटिटी का चक्कर है। हमारी सबने सबकी एक कोई ना कोई आइडेंटिटी सी, आज से 50 साल 100 साल पहले हमारी कोई आई आइडेंटिटी हार्डली होती थी। अरे कोई जवाहरलाल नेहरू की होगी तो होगी, लेकिन आम आदमी की तो वी की आइडेंटिटी थी ना। हाँ हाँ मैं इस परिवार से हूँ, इस मोहल्ले से हूँ, इस जाति से हूँ, इस गांव से हूँ, फला, मतलब द आइडेंटिटी वाज नेवर आई, इट वाज वी, हाँ बिल्कुल। राइट। ये तो मॉडर्निटी में आई आइडेंटिटी को उकसाया गया है, भड़काया गया है, एनकरेज किया गया है। हम बच्चे को पैदा ही होते ही पूछते रहते हैं तुम बड़े होके क्या बनोगे, बड़े होके क्या बनोगे। तो बेसिकली वी आर टेलिंग हिम कि तुम अलग हो, तुम एक अलग इंडिविजुअल हो, तुम क्या बनोगे। बनोगे मतलब प्रिटेंड करोगे ये भी हो सकता है। तो एनीवे, तो ये जो बनना है, ये जो आइडेंटिटी है, इसका चक्कर है। ये एक्टिविज्म नहीं है, इट इज मी। और ये कुछ बन जाती है, कुछ हम बना लेते हैं, इन दोनों का मिश्रण होता है। कभी किसी का पुट भारी होता है, कभी किसी का पुट भारी होता है, मिलजुल के एक पर्सनल आइडेंटिटी बन जाती है।
वो पर्सनल आइडेंटिटी को आप जाने अनजाने स्वीकार कर लेते हो, क्योंकि इट गिव्स यू अ, फर्स्टली इट इज योर पर्सोना, उससे आप पहचान आपकी बन जाती है और उस पहचान से आप कंफर्टेबल फील करने लगते हो, वो जैसी भी हो, दैट इज you accept it that is me. It is almost अनकॉन्शियसली आप एक्सेप्ट कर रहे हो उसको। बहुत कम कुछ लोग बनाते भी हैं उसको, कल्टीवेट करते हैं, काफी लोग करते हैं, है ना, नेता लोग करते हैं, बड़े लोग जो तथाकथित है वो करते होंगे, हम जैसे लोग भी करते होंगे, लेकिन वो बन भी जाती है, वो बनती हो, बनाई जाती हो, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब वो जो एक्सेप्ट कर लिया तो हो क्या रहा है कि आप यू आर रीलिविंग दैट, उसी को आप रीइंफोर्स करते जाते हो, रीइंफोर्स करते जाते हो, रीइंफोर्स करते जाते हो। उसी में दूसरे को सुनना, दूसरे को रिजेक्ट करना, दूसरे को एक्सेप्ट करना, दूसरे से मतलब निकालना या नहीं निकालना, दूसरे को इंटरेस्टिंग है कि नहीं है इसका मूल्यांकन करना, ये सब उसी के अंतर्गत हो रहा है। सो यू हैव इन अ वे, आपकी ओपन माइंडेडनेस इज गॉन। कहने को शब्द तो है ही, हम लोग सब भी बात करते हैं कि वन शुड बी ओपन माइंडेड, वन शुड बी ओपन माइंडेड, बट एक्चुअली रियलिटी में ऐसा नहीं है। यू आर सीइंग द एंटायर वर्ल्ड, यू आर जजिंग द अदर थ्रू दैट सेल्फ आइडेंटिटी। वो बहुत प्रमुखता से आपको घेरे हुए है और एक्चुअली इट इज अ प्रिजन, बट यू आर रेवेलिंग इन दैट प्रिजन। मजा आ रहा है आपको, आपको पता ही नहीं चल रहा कि वो प्रिजन है। प्रिजन इसलिए है कि इट इज पुटिंग ब्लिंकर्स ऑल अराउंड यू। वो एक तरह का फिल्टर आपके चारों तरफ लगा देता है, जिसके थ्रू आप चीजों को देख रहे हैं, जिसके थ्रू आप इंटरेक्ट कर रहे हैं संसार से, और उसके बाहर ही आप नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि वो सेल्फ इम्पोज्ड है। तो यू आर नो लॉन्गर ओपन माइंडेड, actually you are extremely close minded. It's like, you know, a liberal saying that, you know, the people should be tolerant, but you find that they are the most intolerant. लिबरल से ज्यादा इंटॉलरेंट कोई है ही नहीं, उसको अपने जैसे ही लोग चाहिए चारों तरफ। अगर अपने जैसा नहीं है तो ही इज एक्सट्रीमली इंटॉलरेंट टुवर्ड्स दैट पर्सन, बट ही इज शाउटिंग फ्रॉम द हाउस टॉप्स अबाउट टॉलरेंस। ये क्या है, ये दिखाई नहीं दे रहा उसको। ठीक है, लेकिन अभी ये बात थोड़ी सी अनसेटलिंग है और मैं थोड़ा सा थोड़ा सा ट्रिकी टेरेन है, यहाँ जाना चाहता हूँ। जैसे ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी जो आपने कही कि 30-40 साल पहले हम लोग की आइडेंटिटी हम वाली थी, वी वाली थी, कि मैं इस परिवार में पैदा हुआ, इस स्कूल का हूँ, इस गांव का हूँ, इस इलाके का हूँ, हमारी ये परंपरा है, ये मेरा परिचय है। और ये अब आते आते अब मेरा परिचय सिर्फ मेरा ही रह गया कि मेरा नाम ये है, मेरी ये पढ़ाई है, मेरा ये, मैं ये काम करता हूँ। मुझे मेरे परिचय में मेरे कुल की कोई बात नहीं है, मेरे मेरे पूर्वजों की कोई बात नहीं है, मेरे परंपराओं की कोई बात नहीं है, ये हो गया है ऐसा। ये बात बहुत अच्छी कही आपने और मैं इस बात से सहमत हूँ। अब यहाँ थोड़ा सा मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन फिर भी थोड़ी लिबर्टी ले रहा हूँ कहने में। अब जैसे नागराज जी की हम बात कर रहे हैं, नागराज जी जब अपना परिचय देते हैं लोगों को या दे रहे थे, तो बोल रहे थे कि भाई मैं समझा हुआ हूँ, मैंने अस्तित्व को समझा है, उसका दर्शन किया है, मैं अपनी बात का प्रमाण खुद ही हूँ, मेरा व्यवहार उसका प्रमाण है। क्या नागराज जी के परिचय में उनके पूर्वजों का परिचय शामिल था क्या, या वो अपना परिचय अपने पूर्वजों से अलग कर कर देते थे? ये तुमने ग्राउंड चेंज कर दिया। ये एक तरह से तो तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन सी, नागराज cannot be put in a category. हम और आप और आपके दोस्त जिनकी आप बात कर रहे हैं, मॉडर्न लोगों की जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये सबको हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं।
नागराज इज बियॉन्ड कैटेगरी। हमारा बहुत सारी कई 2-3 जगह उनसे असहमति है, डिफरेंसेस हैं, और मुझे बहुत सारी समस्याएं हैं, उसकी बहुत विस्तार में जाने की जरूरत है उन चीजों की बात करने के लिए। लेकिन नागराज जी जैसा आदमी एक सेंचुरी में 2-4 ही होते होंगे, उससे ज्यादा नहीं होते। ही इज कमिंग फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट स्पेस, यू नो। अब ये बात मैं कहूँगा, इसका कोई अर्थ भी नहीं है, क्योंकि मैं छोटा मुंह बड़ी बात हो रही है, और मैं जो लोग सुनेंगे वो भी बोलेंगे उनको, मतलब ये बात का कोई वो नहीं है। लेकिन नागराज जी को मैं कैटेगरी में नहीं रख पा रहा हूँ, बिकॉज ही हैज, उनको जो भी समाधि में मिला, उनको जो भी ज्ञान हुआ, वो बहुत एक विलक्षण दर्शन उनको हुआ। क्योंकि जो लोग उनकी बात को सुने हैं, समझे हैं, उनको ये मालूम है कि ये है तो कुछ इसमें इतना दमदार चीज कि उसका कोई पैरेलल जल्दी से नहीं ढूंढा जा सकता। तो जो आदमी इस तरह की बात दुनिया के सामने लेके आता है, उसके पास शब्दों की सीमा होती है, शब्द उसके लिए सीमा होते हैं, शब्द सीमा होते हैं। ये तो तुम और हम भी महसूस करते हैं बहुत बार। हम अपनी बात को पूरी तरह से कन्वे नहीं कर पाते, और हम ढूंढते रहते हैं कैसे बोलूं, कौन से शब्द का चुनाव करूं। पर इतना बड़ा ज्ञान, इतना बड़ा दर्शन लोगों के सामने रखना, और एक आदमी के सामने नहीं, पूरी दुनिया के सामने रखने का साहस करना या प्रयास करना, उसके लिए भाषा इनएडिक्वेट साबित होती रहती है। पर उन्होंने ये बहुत बड़ा एक कदम उठाया, और वो इसी चीज को चैलेंज किए, क्योंकि परंपरा में बार बार ये कहा गया है कि सत्य अनिर्वचनीय है। और नागराज जी ने ये अटेम्प्ट किया कि हम ये बात नहीं स्वीकार करते, अगर सत्य है तो उसको कन्वे किया जा सकता है। ये यहाँ से वो शुरू करते हैं, और इसी का वो प्रयास करते रहे। कितने सफल हुए नहीं हुए, ये एक बिल्कुल अलग मुद्दा है, लेकिन ये उन्होंने प्रयास किया। जब ये आदमी ऐसा प्रयास करता है तो वो क्या बोलेगा, अपने कुटुंब की बात कैसे करेगा? उसको तो यही बोलना पड़ेगा ना, मेरे को ये मिला है, मैं ये बोल रहा हूं। ये अहंकार नहीं है, ये अहंकार नहीं है, ये एक सत्य वचन है। मैं ऐसा देखता हूं, और इससे ज्यादा मैं कुछ इसमें कहने के लायक नहीं हूं। ठीक है, ये बात तो ठीक है, विचारने लायक बात है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आपका उनसे परिचय अमरकंटक में, नहीं परिचय नहीं, आप पहली बार अमरकंटक गए, आपने देखा वो जो कल किशन पटनायक कह रहे थे कि भाई अच्छा जीने के लिए कुछ बहुत पैसा वैसा नहीं चाहिए, और हाँ, उसका शायद एक अच्छा एग्जाम्पल नागराज जी का रहन सहन था। बहुत पैसा वैसा नहीं था, लेकिन जो जैसे ठाठ ठाठ था, ठाठ 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 था। था, और खुद भी, ठाठ का मतलब है खुद भी अच्छा जीना था, और जो घर में आया उसको भी अच्छा खिलाना पिलाना था, और अच्छा हम्म, हम्म, सेवा सत्कार करना था। हम्म। अ, ये बात तो बहुत अच्छी बात है। भारतीयता, जो भारतीयता, सच्ची भारतीयता जो होती है ना, उसमें ठाठ होती है। ये ठाठ हमने नागराज जी के यहाँ भी देखा, ये ठाठ हमने रविंद्र शर्मा के यहाँ भी देखा। कहीं भी पैसे का वल्गर डिस्प्ले दिखाई ही नहीं दे, था ही नहीं, दिखाई ही नहीं देता था, और होता भी तो नहीं दिखाई देता है। और ठाठ, लेकिन भरपूर ठाठ। मैं बहुत पैसे वालों के घर में गया हूं, बहुत बहुत पैसे वालों के घर में, मैं वैसा मैंने ठाठ नहीं देखा। मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। वो दिलदारपन जिसको बोलते हैं ना, वो दबंगई, वो दिलदारपन, वो दरिया दिली, और वो ठाठ, और वो खाने में, और सबसे ज्यादा तो दिखाई देता है खाने। इसका मतलब मैं लैविश फूड की बात नहीं कर रहा, बट देयर इज अ सर्टेन, यू नो, समृद्धि उस भोजन में, उस परोसने में, उस द वे इट इज
delivered, you know. Anything, the way you sit, the way you talk, the way you आपका पूरे गेट जो है उसमें ठाट है। एक तो हड़बड़ी नहीं है, कहीं भी लेश मात्र भी हड़बड़ी नहीं है। और मैं पता नहीं क्यों मुझे लगता है जहां हड़बड़ी है वहां ठाट नहीं है। ठाट का एक गुण, एक एट्रीब्यूट है कि इत्मीनान, तसल्ली, स्लोनेस, रिदम, यू नो, धैर्य, पेशेंस, एक हो जाएगा वाला भाव, देयर इज नो बिग डील वाला भाव, देयर इज नो शो ऑफ ऑल्सो। दरिद्रता तो बिल्कुल भी नहीं। एवरीथिंग, देयर इज कोई बहुत ऊंचा नहीं, बहुत नीचा नहीं है, सब कुछ सामान्य, लेकिन देयर इज अ फीलिंग दैट यू नो यार चीज हो तो ऐसी हो। ये है तरीका। और वो क्या, कैसे डिफाइन करो, वो डिफाइन नहीं कर पाओ। एक अंदर से आपके मुस्कुराहट आती रहती है कि मजा आ गया। जैसे आप कोई चीज अच्छा खाना खाते हो और यू नो यू अप्रिशिएट इट, इट्स लाइक दैट। आंखों से आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, कानों से आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, जीभ से आप अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैं सिर्फ भोजन की बात नहीं कर रहा, जो कुछ दिखाई दे रहा है, जो कुछ बातें हो रही, वो सब मतलब आप उसका रसा स्वादन आपको हो रहा है, भरपूर रस से आप भरपूर है, आप रस भरी हो गए, नो, ऐसा एक फीलिंग है ना। रस इज द राइट वर्ड। रस आ रहा है, आनंद आ रहा है, ये फीलिंग। और ये कब टेंशन होगा तो ये फीलिंग नहीं आ सकती, चली जाती है। हड़बड़ी होगी चली जाती है, ठक ठक होगा चली जाती है, 1 बज गए खाना लग गया चली जाएगी। हाँ, और शायद इसलिए फिर ऐसी बातें क्लासरूम में नहीं हो सकती ठीक से, कि क्लासरूम में तो टाइम हो जाता है खत्म, अगली क्लास का आने का टाइम हो जाता है। बिल्कुल। और शायद फिर ऐसी बातों के लिए तो 7-8 दिन साथ बैठना बनता ही है। हाँ, और कोई टाइम टेबल नहीं, कोई स्ट्रक्चर नहीं, माहौल बन जाता है, उसमें बात हो जाती है। आप ये करके भाई 9 से 10 हम बात करेंगे इस विषय पे, और फिर 10 से 11 ऐसे करेंगे, तो ऐसा कुछ है ही नहीं। इट्स अ ओपन एंडेड थिंग। ठीक है, तो इस बात को अभी यहाँ रोकते हैं। अभी हमको 1.25 घंटा हो गया है। इस बात को आगे बढ़ाएंगे अगली रिकॉर्डिंग में। और मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगा कि एक तरफ तो ये है एक अनस्ट्रक्चर्ड, अगर हम कह सकें अनस्ट्रक्चर्ड बातचीत, बिना एजेंडे की बातचीत, बिना टाइम टेबल की बातचीत, जो आपने नागराज जी के साथ उनके घर पे करी, अपने घर पे मसूरी पे भी कई बार करी, ऐसे भी करी। फिर दूसरी तरफ है ये जो स्ट्रक्चर्ड बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, जिसको हम जीवदर शिविर कहते हैं, जिसमें 7 दिन है, 7 दिन में सेशंस डिवाइडेड है, टॉपिक्स डिसाइडेड है, और एक तरह का उसमें स्ट्रक्चर सा उसमें आ गया है। तो अगली बार जब बात करेंगे, यहाँ से शुरू करते हैं कि ये 2 अलग अलग तरीके रहे बात करने के। एक तो नागराज जी के साथ जैसे फ्री स्टाइल बातें करना, और फिर एक शिविर के माध्यम से स्ट्रक्चर्ड बातें करना। इन दोनों को आप कैसे देखते हैं? दोनों के अपने यूज होंगे, और लेकिन दोनों में डिफरेंस भी होगा। तो अगली बार यहाँ से शुरू करेंगे, और फिर आगे और भी बातें निकलेंगी। देखते हैं आगे और क्या बातें निकलती हैं। ठीक है, तो अभी इसको यहाँ पे रोक दे रहा हूँ।